चलो देखो, कल जितना सीखा था उसका कार्टेशियन फॉर्म छोड़ दो, सरल था। हाँ, डेट कितनी आज? 12-13 होगी, 14 है ना, चलन से 14। देखो, कार्टेशियन फॉर्म के बाद अपन ने क्या कराया था कि अगर अपन को एक वेक्टर दिया है तो सीधे अपन को इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए और इसकी डायरेक्शन पता चल जाए। इस फॉर्म में भी अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फिर इन ऐसे अगर दो वेक्टर मिल जाए तो उनका एडिशन बताया था कि इसका एडिशन कैसे करना है। एडिशन मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला आया था? √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब देखो ये कब आ गया? ये कब? अच्छा ये सब। अच्छा हाँ देखो आया है ये। क्या कर रहे थे? संडे को इतना पढ़ाया नहीं ये आखिरी में लिखा है मैंने देखा। हाँ, ऐसा ही था ना कि अगर ये जो बीच वाला वेक्टर है, अगर इसका नाम होता, एक बार निकाल लो जल्दी से, अगर इस वेक्टर का नाम होता 5i कैप + 7j कैप, तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो जल्दी से। निकालो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। हाँ, √74 इसका आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा a² + b² √a² + 2ab cos थीटा। गलती से भी साइन मत लिखना, cos थीटा है। और इसका डिस्टेंस आएगा 5i कैप + 7j कैप cos थीटा 90 डिग्री। हाँ, 94 आया भैया, 94 cos थीटा टोटल का। तो गवर्नमेंट हॉलीडे और अपना स्कूल लगा हैं? तुम लोग बोलते नहीं हो ना इसलिए। तुम्हारी इतनी बुकिंग होती है अपने मोबाइल से नहीं करेंगे यार का बहुत फट्टू कहीं का। तू कर देना, पता चले किस बात की गवर्नमेंट में, कभी बता किस बात की गवर्नमेंट। बिरसा मुंडा जयंती, कौन सी? आदिवासी दिवस। आदिवासी ट्राइबल। तभी इतनी जल्दी छोड़ रहे हैं। कहाँ की जल्दी छोड़ रहे हैं? जल्दी छुट्टी होगी, लेकिन उसके लिए जल्दी छुट्टी नहीं होगी। तो जल्दी छुट्टी इसलिए हो रही है क्योंकि कल रिकॉर्डिंग करेंगे। 12 आया। तो तुम लोग तो क्यों नहीं बोलते कुछ? हम लोगों ने बोला था तो बोलते नहीं, वो बहुत कोर्स पीछे है क्योंकि शेरीन और तो एब्सेंट थी। हम बोल दें, बोल दो कि कोर्स पीछे है तो हम क्रिसमस। अभी रमजान ने डिक्लेयर किए ना, शाम तक आ जाएगा हम लोग कभी। हाँ, रमजान बंद है तो उसको बंद करना ही पड़ेगा। नहीं बोलो ना कि अगर ज़्यादा ऐसा है तो हम लोग क्रिसमस में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्रिसमस में आ जाएंगे। किसलिए 94 का स्क्वायर रूट क्या होता है? इसका 17 आया था। रिकॉर्डिंग चालू, एक्सपोजर लॉक नहीं था। भैया हाँ। मैग्नीट्यूड आया √144 12 आएगा ना। कैसे आया? 5 अरे 5 0 हो जाएगा वो। 12 नहीं हो जाएगा। cos 90 0 का स्क्वायर कितना होता है? 144 के स्क्वायर का मालूम, अरे नहीं 12। 25 + 49। तो 144 कहाँ हो? 74 लिखा। अरे तो cos वो थीटा बोल कितना रहा होता है? भैया ये प्रेस नहीं करेंगे cos 90 अरे तो जब cos 90 तो पूरी टर्म 0 नहीं हो गई? अच्छा हाँ 0 हो जाएगा ना पूरे। हाँ तो मेरा आ गया। अब इसमें गलती से भी साइन थीटा नहीं करना, कैसे भी याद कर लेना। ठीक है भैया हाँ डायरेक्शन का कोई फॉर्मूला बताया? हाँ बताए थे पहले, इतना मैग्नीट्यूड आ गया। हाँ। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब ये आ गया मॉड ऑफ आर वेक्टर। मॉड ऑफ आर वेक्टर आ गया, मतलब ये मैग्नीट्यूड लिखते हैं ऐसे ना लिख के कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये सब फलाना ठिकाना नहीं करना तो इतना बस कर देते तो भी उसको मॉड गिनते हैं। ठीक है, प्रेफरेबली ये करना, बाकी ऐसे अगर आ जाए तो समझ जाना। ठीक है, अब देखो, अब वेक्टर के लिए अपन को काय की ज़रूरत रहती है? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की। अब आर कैप निकाल लो जल्दी से। क्या आया? 5i कैप + 7j कैप अपॉन 74 अंडर रूट। हाँ आ गया, बाकी लोग का आया कि नहीं? हाँ ये भी आ गया। हाँ?
देखो tan अल्फा b cos थीटा को आर कैप निकालना है, अपन को पता है कि आर वेक्टर आर इंटू आर कैप है, ये अपन को पता है, ये आर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा, ये अपन को पता है। अब अगर केवल आर कैप निकाल ले, केवल डायरेक्शन निकालनी है तो इस मैग्नीट्यूड को नीचे ले जाएंगे, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, बोलो हाँ। ये किसके लिए हुई, डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए आर कैप डायरेक्शन देते हैं तो अपन वेक्टर के नीचे मैग्नीट्यूड ले आएंगे तो डायरेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वेक्टर अपने पास क्या है, वेक्टर ये लिखा है पूरा, हाँ तो वेक्टर को ऐसा लिख देंगे 5i कैप प्लस 7j कैप। भैया उसमें मैग्नीट्यूड के संबंध में ना हाँ तो ये अकेला आर लिखा ना, आर के ऊपर ऐसा करके ऐसा कर दे तो भी एक ही बात है, वैसा लिखे तो भी एक ही बात है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर वेक्टर नहीं है इसको मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे मैग्नीट्यूड क्या आया था, √74, ये आ गई अपनी डायरेक्शन, ठीक है इतना। अब देखो एक बार जल्दी से इसको समझ लो फिर आगे बढ़े, आ गया समझ में। अब देखो इतनी चीज क्लियर हो गई थी। अब देखो एक प्रकार से है क्या, ये जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे 5i कैप प्लस 7j कैप अलग अलग था, मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में इनका मैग्नीट्यूड ऐड हो गया है, इतना तो दिख रहा है ना। मतलब अगर कोई भी दो मैग्नीट्यूड दिए रहे तो अपन उसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 5i कैप और 7j कैप पहले कैसा रहा होगा, ये 7j कैप और 5i कैप ऐसा रहा होगा, फिर दोनों का रिजल्टेंट आया था ये। अब इन दोनों को अपन ने डायरेक्टली मैग्नीट्यूड में प्लस कर लिया तो 74 इसका मैग्नीट्यूड आ गया, √74 मैग्नीट्यूड आ गया और अपने पास डायरेक्शन आ गई। अगर अपन ने इसका वेक्टर एडिशन किया होता, केवल वेक्टर एडिशन कार्टेशियन प्लेन वाला, तो 5i कैप प्लस 7j कैप आ जाता। अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला तो √74 आया, इतनी चीज क्लियर है। मतलब दो अगर वेक्टर दिए, देखो ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है ना, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर हैं। दो वेक्टर को ऐड करके अपन उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और उनका वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर को ऐड करके वेक्टर निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट कार्टेशियन एडिशन कर देंगे, यानी 5i कैप प्लस 7j कैप जो कि इधर किया है। अगर दो वेक्टर को ऐड करके उनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। मतलब अपन को ये पता चला कि अगर दो वेक्टर दिए हैं उनको ऐड करके उनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन कराते हैं। देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। इसमें दो वैल्यू पुट करें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है बस। कोई नहीं।
इसमें रिजल्टेंट आर स्मॉल आर के फाइंड करना डायरेक्शन बिग आर कुल मैग्नीट्यूड बस निकालना है, जितना ये लिखा है इतना ही बस निकालना है। आर कैप डायरेक्शन नहीं फाइंड करनी। मतलब रिजल्टेंट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड प्लस दिमाग खोल के पढ़ो। 7 और 9 कितना होगा? 16 16 आई कैप। जी हाँ ठीक है। a स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तुमने सर ने शायरी बोली थी ना। हाँ ये आ गया सुना आपने। प्लस भैया 2ab cos थीटा तो 0 हो जाएगा। 2ab cos थीटा, हाँ 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 121 अंडर रूट ऑफ 377 आ गया। आर वेक्टर इज इक्वल टू 11 आई कैप प्लस 16 जे कैप। इसकी डायरेक्शन भी दिखानी है। 16 का कितना होता है रे? 169 256 190। 156 अरे 256 होता है ना। 156 नहीं 156 होता भैया 6 चार 1 7 9 11 156 होता भैया। रूट ऑफ 317 ये आया। देखो ना 256 होता है। 16 16 या 2, अरे यार तुम लोग टेबल वो शासक कुछ बता रहे हैं। 6 6 मल्टीप्लाई कर अच्छे से। 6 1 6 7 8 अरे मेरी तो कुछ और आई 9 6 9 1 10। 377 हाँ 256 का बता। अंडर रूट 14 का हो अच्छा मैंने जाएगा हाथ साइन ही दिया जाता 196 14 का 377 आया क्या आया? अंडर रूट 377 377 ठीक। ये तो मेरा आ गया। ये मैग्नीट्यूड कहला गया। मत करे आप भाई हूं यार। हाँ डायरेक्शन भी निकाल ले। अब डायरेक्शन निकालने का सिंपल है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से आर कैप आ जाता है। ठीक है निकाल दो, लगे हाथ डायरेक्शन भी निकालो, प्रैक्टिस हो जाएगी। आई के प्लस 6 जे के अपॉन 3 आ गया मुझे। क्या आया? 5 आई के प्लस 16 जे के गलत 11 आई कैप प्लस अच्छा, हाँ, 16 जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 377 क्वेश्चन ही 377 ठीक है। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन बन जाएंगे कि अगर दो, डायरेक्शन वाले हाँ दो वेक्टर अगर कार्टेशियन में दिए हैं तो कार्टेशियन का एडिशन बन गया। अब कार्टेशियन के एडिशन के बाद उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज करते भी बन गया। ठीक है ये वाले क्वेश्चन मतलब बन जाएंगे। अब देखो इसमें हुआ क्या था, ये दो 11 आई कैप एक वेक्टर है, 16 जे कैप एक और वेक्टर था, इन दोनों को ऐड करके अपन ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है अब ऐसे ही अगर दो वेक्टर अलग अलग दिए हैं तो उनको ऐड करके उनका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे एक कैच देखो जरा, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड पहले से दिया होता तो क्या करते? देखो यही क्वेश्चन में सेम चीज निकालनी है। डायरेक्शन निकालते अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड पहले से दिया रहता, जैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाता 5 5 25 प्लस 7 7 49 और इसका 6 6 36 प्लस 9 9 81। 97 अच्छा ठीक है मैग्नीट्यूड दिया मैग्नीट्यूड पहले से दिया रहता, अब ये कर लो जितना जितना आएगा, तो रिजल्टेंट इक्वल तो फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता? रिजल्टेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू 49 50 74 आया ऊपर रुक जाओ 50 60 70 74 और यहाँ पे 80 90 100 110 116 117। अब बताओ दो का मैग्नीट्यूड दिया रहता तो फिर तीसरे वाले का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? मैग्नीट्यूड या वेक्टर कोई भी चीज कैसे निकालते बोलो? दो का मैग्नीट्यूड दिया है अभी ऐसा कुछ तरीका देखो, अब ये गलती अपन को करनी नहीं है। अगर एक का मैग्नीट्यूड दिया और दूसरे का मैग्नीट्यूड दिया मतलब दोनों की ही डायरेक्शन नहीं दी है। अगर दो के मैग्नीट्यूड को अपन प्लस कर देंगे तो वो तो स्केलर प्रोडक्ट कहला यानी स्केलर एडिशन कहला जाएगा।
अगर दो को बिना डायरेक्शन के अपन ने प्लस कर दिया तो स्केलर एडिशन कहला जाएगा। मतलब अगर एक जन यहाँ चल रहा है और एक जन यहाँ चल रहा है, दोनों की डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो अपन को पता है डिस्टेंस यहाँ की आनी चाहिए, लेकिन अपन ने ऐसे ऐसे प्लस कर दिया तो डिस्टेंस तो एक ही साइड की आ जाएगी। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड को प्लस करके आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। मतलब इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर दो का मैग्नीट्यूड दिया है तो अपन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये तो क्लियर है ना। क्योंकि इसका आंसर क्या आया था, इन दोनों का, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया था, √377 कितना आया था, चेक करके बताओ ना कितना आया था। डायरेक्शन निकाल, इसका क्या निकाल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहता, हमने ये बोला कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड बस दिया है, डायरेक्शन नहीं दी है। मतलब ये दोनों वेक्टर कहलाए ही नहीं, ये केवल स्केलर कहलाए। स्केलर स्केलर को प्लस करेंगे तो आंसर स्केलर आ जाएगा, जो अपन को चाहिए नहीं। अब इसके वेक्टर होने के लिए अपन को काय की जरूरत थी, इसकी डायरेक्शन की। अगर इसके साथ इसकी डायरेक्शन दी होती और इसकी भी डायरेक्शन दी होती तब अपन दोनों को प्लस करके मैग्नीट्यूड यानी निकाल सकते थे। नहीं, डायरेक्शन अपन निकाल सकते हैं, वो चीज ठीक है। लेकिन देखो अब इतना बस समझ में आ गया यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड, दो मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब दो मैग्नीट्यूड के साथ अगर ये किस डायरेक्शन में पता होता तो अपन आंसर निकाल लेते। अब देखो अपन क्या करेंगे, कार्टेशियन जैसी चीज कोई दी ही नहीं है। ठीक है, कार्टेशियन जैसी चीज नहीं दी अपन को। कुल दो मैग्नीट्यूड दिए हैं। अब अपन को मान लो ए दिया है 36 और बी दिया है 45। ठीक है, दो मैग्नीट्यूड दिए। अब बोलोगे कि ये दोनों वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर हैं। ठीक है, मतलब इनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन अपन को दी नहीं है। अपन को डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछ सकते कि अब बताओ आर वेक्टर क्या है या फिर आर क्या है या फिर आर कैप क्या है, ये अपन को नहीं पूछ सकते क्योंकि ऊपर इन दोनों की डायरेक्शन नहीं दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, अपन को दो के बीच का एंगल दिया रहेगा। अब यहाँ पे एक थीटा दे दिया जाएगा, थीटा = 30 डिग्री। अब ये चीज क्लियर है। अब अपन को दो मैग्नीट्यूड दिए हैं और दो के बीच का एंगल दिया है। मतलब अपन को ये पता चल गया कि दो के बीच में डिस्टेंस कितनी है या फिर दो के बीच का एंगल कितना है। अब अपन पता लगा लेंगे कि मान लो एक फोर्स ऐसी लग रही है 36 की, एक फोर्स ऐसी लग रही है 45 की, और बीच का एंगल भी दे दिया है 30 डिग्री। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये वेक्टर बन गया है क्योंकि अपन को बीच का एंगल दे दिया। मतलब इस वाली फोर्स को उस वाली फोर्स से ऐड करना है। इतना तो क्लियर है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे ये बताओ। देखो अपन को ऐड करना है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर को ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ए अपन को दिया है, बी भी अपन को दिया है, थीटा भी दिया है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। इतना तो पता है रिजल्टेंट बीच से आएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। ए दिया है, एक ए वेक्टर है वो 36 से किस डायरेक्शन में गया वो नहीं दिया, बी वेक्टर 45 किस डायरेक्शन में वो नहीं दिया, लेकिन दोनों के बीच का एंगल दे दिया कि कोई भी डायरेक्शन में जाएंगे लेकिन दोनों के बीच का एंगल इतना ही रहेगा। क्या 30 की cos 30 अगर कोई वैल्यू नहीं दी हो तो 90 लगाएंगे। कोई वैल्यू नहीं दी हो ऐसा नहीं होता, वैल्यू दी ही रहती है। जब उसमें वैल्यू नहीं दी थी तो उसमें आई कैप, उसमें आई कैप और जे कैप दिया था। आई कैप मतलब x एक्सिस, जे कैप मतलब y एक्सिस, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री था। इसमें एक्स वाई कहाँ है, इसमें देखो ये x एक्सिस, अगर इसको x एक्सिस ले रहे तो ये y एक्सिस नहीं है ना, ये x + y है, इसलिए इसमें 90 नहीं लग सकता। √3/2 है ना वैल्यू। हाँ
इसमें कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट जितने कल थे उतने ही बस लगेंगे। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, इसके पहले वाले टाइप के आएंगे। भैया रूट से रूट लग जाएगा ना? रूट से रूट अभी देखना पड़ेगा आंसर इसको। cos 30 की वैल्यू क्या है? 3321 into √3/2। अरे कैलकुलेटर से कर लो। √3/2 कर दीजिए cos 30। 17991 कहाँ की तूने सॉल्व? 1 में √3/2 लिखने का √3 बोल दो। 5 4 22 4 5 24 4 6 रूट से रूट लग जाएगा भैया, √3 है तो देख रहे 234 2340 6 3 89 6 3 89 819 1296 plus 6 5 6 4 24 26 3 5 15 3 4 भैया 2025 आएगी उसकी 45 3 4 12 क्या लिखा है? भैया ने 2085 लिखा है। 25 है ब्रो। 2025 हाँ 2085 और 1296 क्या मालूम, यहाँ पे तो 2025 लिखा था, वहाँ जाते जाते 8 कैसे हो गया। 3240 है ना मतलब सम 2 3 5 15 3 4 12 1 13 0 7 6 2 12 3 3 1 6 2 0 1 6 6801 6801 6801 भैया आपने 2 को 2 से 2 को काट दो, सिंपल। हाँ आ गया 1620 बस इसको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। रूट से रूट कटेगा नहीं, अगर ये पूछ रहे थे तो रूट से स्क्वायर कट। 6561 आया है 6801/2 और ये तुम लोग ऐड कैसे कर लिए, लेकिन तुम कैलकुलेटर में इन दोनों को तो ऐड कर लिया, ठीक है, इसको कैसे ऐड कर लिया? 4941 रूट 3 में ऐड थोड़ी कर सकते हैं नहीं उसको। 4941 एक मिनट, नहीं गलत, सही है। ये दोनों ऐड होएगा, इससे ऐड होएगा, ये √3 को कैसे ऐड कर लिया? ये तीनों ऐड जाएंगे ना। क्यों यार, जब उसमें √3 है तो कैसे ऐड होगा? वो पहले से किसी के मल्टीप्लिकेशन में है ना। अच्छा 3321 + 1620 √3 हाँ ठीक है, जो भी आंसर आया वो इसका मैग्नीट्यूड था। अब ये पता चला कि अगर दो वेक्टर दिए हैं, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए हैं तो उनका डायरेक्टली एडिशन नहीं हो सकता, उनके बीच में अपन को अगर थीटा पता चल जाए तो डायरेक्टली एडिशन हो सकता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन क्लियर हैं। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन आएंगे, बस ए और बी की अलग अलग वैल्यू दे देगी, थीटा की वैल्यू अलग दे देगी, तो निकाल लोगे। अब देखो, नोट करना है। नोट करो। हाँ निकाल लेंगे। इसमें अंडर रूट का साइन कहाँ होता है? ये कंफ्यूजन है देखो। बोलो। ये देखा अपन को रिजल्टेंट दिया है, हाँ। तो अपन cos थीटा 90 पुट करेंगे। देखो क्या है, ये रिजल्टेंट है, इसको अपन ये कंसीडर कर लेते कि ये ए है और ये बी है। ये दोनों को इस पे कंसीडर नहीं कर सकते। इस पे कैसे करोगे? इस पे तो अपन को ए बी पहले से दिए, सिंगल है ये। इस पे अपन ने कंसीडर कर लिया कि 11 वाला ए था, 16 वाला बी था, तो ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे वाह भाई, देखा मैंने कैलकुलेट। ठीक है, हो गया। हाँ नोट आउट करने की नीड नहीं है, तो कठिन वैल्यू गलती से दे दी थी हमने, सरल वैल्यू क्या फाइंड करना था अपन को? आर। अपन को, यानी जो भी अपन को दो चीज दी है अपन को उसका प्लस करते आना चाहिए। तो अगर ऐसा दिया रहा है इसका प्लस भी आना चाहिए, कार्टेशियन दिया रहा है कार्टेशियन से भी प्लस आना चाहिए। अपन ने मैग्नीट्यूड फाइंड किया। डायरेक्शन बता रहे हैं।
थोड़ा सरल क्वेश्चन देते उसके बाद बताएंगे। अभी पहले अब मैग्नीट्यूड फाइंड करते बनने लगा। अब देखो दो कार्टेशियन दिए तो उसका एडिशन बनने लगा था, कार्टेशियन से मैग्नीट्यूड में चेंज करते बनने लगा। अगर दो मैग्नीट्यूड दिए तो उनका भी एडिशन बनने लगा। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए अपने। अब देखो क्या होता है। अब देखो एक चीज बताते हैं, इतनी चीज सबने देख ली कि यहाँ पे टेल से टेल जोड़ा है, मतलब एक अगर ऐसे गया और एक ऐसे गया तो इसका रिजल्टेंट बीच से आते, ये सबने देख लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो 36 और 45 कितना होते हैं? सबसे पहले देखो 45 36 81 थोड़े 11 81। अब देखो अगर 36 की फोर्स ऐसे लगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, 36 की फोर्स से हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं और कोई एक 45 की फोर्स से ऐसे खींच रहा है, तो जो टोटल फोर्स लगती है, यानी एक ऐसे खींच रहा है और एक ऊपर से खींच रहा है, तो जो टोटल फोर्स लगती है वो अपन को पता है कि 81 तो नहीं लगेगी, क्योंकि अगर 35 से ऐसे खींच तो 45 से भी ऐसे खींचते तो 81 लगती। लेकिन अब ये कंपोनेंट ऊपर है, मतलब इसके द्वारा जो फोर्स लगेगी, एंगल 0 होता तो सेम आती दोनों के इक्वल। एंगल 0 होता तो सेम आती, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ इसमें 36 ऐसे खींचा, अगर 45 से भी ऐसे खींचा, दोनों ऐड हो जाते, नॉर्मल स्केलर एडिशन हो जाता। लेकिन एक यहाँ खींचा एक ऊपर खींचा। अब देखो अगर कोई ऊपर खींच रहा है, इसका ये मतलब है कि वो इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है, एक्स एक्सिस में भी, और कुछ वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है ऊपर भी, मतलब ये वाली फोर्स यहाँ पे भी लग रही है और यहाँ पे भी लग रही है। इतनी चीज तो क्लियर है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो 45 से माइनस हो जाएगी, जितनी बचेगी वो यहाँ पे लगेगी, फिर उन दोनों का एडिशन में जो फोर्स लगेगी, यानी जो इतना आया उस फोर्स से अपन किसी चीज को खींच रहे हैं अपने साइड। ये वाली चीज तो क्लियर है। ठीक है, मतलब वेक्टर एडिशन क्यों काम आता है? इसीलिए काम आता है कि अगर कोई ऐसे खींच रहा है और कोई ऊपर से खींच रहा है तो दोनों फोर्स को ऐड कैसे करें। ये कैसे बताएंगे कि एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी, तो वो बताएंगे वेक्टर एडिशन से। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज हो गई। इसका थोड़ी सा सरल क्वेश्चन लेके एक चीज बताते हैं। टेल से टेल मिलने का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो इतनी सिंपल चीज है ये, टेल से टेल। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एक फोर्स वहां जा रही है, एक फोर्स ऊपर जा रही है, तो रिजल्टेंट सीधी सी बात है वहां जाएगा। देखने से ही समझ में आ रहा है, एक फोर्स उधर जा रही है, एक इधर जा रही, मतलब रिजल्टेंट वहां जाएगा। अब देखो अगर एक फोर्स उधर जाती, ठीक है, एक फोर्स इधर जाती, रिजल्टेंट कहाँ जाता? बीच से निकलता, बीच से निकलता तो रिजल्टेंट यहाँ लगता। अब बताओ एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, अब रिजल्टेंट कैसा निकलेगा? किधर से निकलेगा? हाँ देखो अब ऐसे क्यों जाएगा? सिंपल सी बात है, एक फोर्स उधर जा रही है और दूसरी फोर्स भी उधर जा रही है, तो रिजल्टेंट इधर कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। तो सीधे सीधे चले जाएगा। देखो क्या होता है, हमने बताया था कि जो वेक्टर रहता है, वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड रहती है। पैरेलल शिफ्टिंग यानी एंगल चेंज नहीं करो, उसको बिल्कुल पैरेलली खिसका दो। तो देखो यहाँ से इसको खिसका के यहाँ पे ले आएंगे, तो अभी ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगा। अब देखो इसकी टेल से टेल मिल गई, अब एक फोर्स उधर जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। तो इस चीज़ में कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर एरो ऐसे दे दिए, अगर एरो ऐसे दे दिए तो रिजल्टेंट यहाँ से मत ले लेना, पहले एरो को सही साइड करना, टेल से टेल मिलाना और उसके बाद रिजल्टेंट लेना। ठीक, तो टेल से टेल ही मिलाना, टेल से टेल ही मिलाना पड़ेगा, तब सही रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन कराते हैं। और 180 डिग्री में हो तो भी कैसे करेंगे? 180 डिग्री में कैसा? स्ट्रेट। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये सिंपल सी बात है, जब टेल से टेल मिला लेंगे, यहाँ लाएंगे तो ये दोनों कोप्लेनर बन जाएंगे। कोप्लेनर यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल रहेगा 0। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, cos 0 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। और अगर ऐसे रहेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और ले लो।
निकालो आंसर। दो वेक्टर दिए हैं, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, एक का मैग्नीट्यूड 4 है, बीच में एंगल है 120 डिग्री का। रिजल्टेंट निकालो। मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ही निकालो, मैग्नीट्यूड बस निकालो अभी। ये ऐसा बनेगा ना इसका, ये ऐसा बनेगा ना, टेल से टेल। मैग्नीट्यूड ही निकालो, मैग्नीट्यूड ही निकालो। देखो अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो मैग्नीट्यूड से कार्टेशियन नहीं निकाल सकते, मैग्नीट्यूड ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपन ने इसको किस करके ये cos 120 की वैल्यू क्या लेनी है? cos 120 आएगा ही नहीं। हाँ, cos 120 आएगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री इतने आगे तक की नहीं बनती, निकाल सीखना पड़ेगी तुम लोग को। हाँ 90 प्लस क्या 30 आ जाएगी, cos 30 वैसे आ जाएगी। अरे तो इन लोग को वो वाली आइडेंटिटी भी नहीं बनती ना इन लोग को। तो क्या करना है? अरे तो cos 120 की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, अभी जो निकालनी है वो निकालो। मल्टीप्लाई पे लेके चले cos 120 को। अरे cos 120 क्यों आएगा यार, cos 60 नहीं आएगा। सबसे पहले अपन ने पैरेलल शिफ्टिंग करी, पैरेलल शिफ्टिंग करी। अगर ये 120 था तो ये एंगल कितना बचा, 60 बचा, तो ये 60 डिग्री आ गया। ये कैसे हुआ? अरे यहाँ पे देखो एरो, ये हेड से टेल मिला था, हमने बोला ये हेड है, हेड से टेल कैसे मिल गया? अपन ने टेल से टेल मिलाया। ये था 4, ये था 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। 29.5 9 प्लस 2 into 3। 29 कैसे आ गया शाश्वत? 49 है। 25 प्लस मेरा तो 50 आ रहा है। मेरा तो अंडर रूट 37 है। अंडर रूट 37 cos 60 की वैल्यू अच्छा 3 मल्टीपल स्क्वायर कर दिया है। 25 37 35 अंडर रूट 37। 3 4 12। अंडर रूट 37 आया। हाँ ठीक है, हाँ आ गया 25 26 किसने गलती करी, कहाँ गलती करी बताओ? अरे वो मैं नहीं किसी और ने। मेरी वहां पे हो गई थी, वो 3 और 4 लिखा ना, मैंने हाँ। उसका स्क्वायर कर दिया था। नहीं हाँ, चलो, ये वाले क्वेश्चन भी देख ली कि अगर एरो से एरो नहीं मिला तो क्या करना है। अब देखो, इसकी एक छोटी सी थ्योरी बतानी है, अब भी बता दे रहे हैं, उसके बाद आंसर लेते हैं। आंसर आंसर नहीं, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्या लिख लो या फिर वीडियो में देख ही लेना। एक बार ये हो जाएगा, फिर किसी का अच्छा सा वन शॉट देख लोगे तो सब बन जाएगा। एक बार सीखने के बाद तो वन शॉट देख सकते हैं ना, फिर तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन। नहीं, अगले क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लो। दो लॉ आए थे वेक्टर के एडिशन के लिए, दो लॉ आए थे। ठीक है, एक लॉ कोई काम का नहीं है, एक लॉ काम का है। दो लॉ ऐसे आए थे कि अगर एक वेक्टर है ऐसा और एक कोई वेक्टर है ऐसा, दो वेक्टर दे दिए अलग अलग, जरूरी नहीं कि इकट्ठे दिक्कत है, एक ये है एक ये। अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे अपन? ऐसे जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अपन ने दो तरीके देखे, ऊपर वाला नीचे कर लो, नीचे वाला ऊपर कर लो, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए बस। अब अपन ने दो तरीके देखे, एक टेल से टेल मिलाना, तो वो वाला तरीका असली था, वो तरीका सही था। एक तरीका इसके पहले आया था, केवल थ्योरेटिकल तरीका है, क्वेश्चन आएगा उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, बस अपन को डेफिनेशन में बता देना है कि क्या करना है। उसको अपन कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डायग्राम बना रहा था। ठीक है, देखो
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अपन क्या करें, एक के हेड को दूसरे की टेल से जोड़ दें। एक के हेड को टेल से, अभी बताया हेड को टेल से नहीं जोड़ा जाता क्योंकि ये लोग कहीं पे यूज नहीं किया जाता। अब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों का एडिशन करना है तो क्या करेंगे, एक की हेड को दूसरी की टेल से जोड़ देंगे, इसके हेड को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर चला जाएगा, टेल से टेल हो जाएगा। नहीं, टेल से टेल नहीं, केवल इसके हेड को इसके टेल से जोड़े, फिर देखो जो बचा उससे एक ट्राइंगल बना दिया। अब ट्राइंगल अगर ना भी बने तो देखो ये बचा, इसकी टेल से उसके हेड को जोड़ दिया अपन ने। देखो ये मान लो ए था और ये बी था, ठीक है, ये ए था ये बी था, ये अपना आएगा रिजल्टेंट। ये आएगा, क्या होगा, ये अपना आ जाएगा रिजल्टेंट। देखो बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है लॉ में, क्वेश्चन आएगा केवल थ्योरी से आएगा, इसी चीज से क्वेश्चन आएगा, बस इतना ही उठ के। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ दिया, तो इसके हेड को अपन ने दूसरे की टेल से जोड़ दिया, और फिर जो टेल और हेड खाली है उनको आपस में जोड़ दिया। किस साइड, देखो डायरेक्शन किस साइड रखेंगे, टेल से हेड की तरफ रखेंगे, डायरेक्शन वहां से उल्टी नहीं रखेंगे। अपन ने इसकी टेल से उसके हेड को जोड़ दिया, तो जो भी लाइन आएगी वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। ट्राइंगल लॉ बस इतना कहता है। इंक दो, समझ में आ गया। कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट से ज्यादा इसमें देना भी नहीं है अपन को। लिख लो, लिखना है इसको तो ध्यान बस कर लो, याद रहना चाहिए बस। सोच रहा है अब इसमें देखो, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर रहते, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर रहते, एक वेक्टर ऐसा भी है सी, एक वेक्टर ऐसा भी है डी, अब क्या करते इसमें, हेड को टेल से जोड़े, हेड को टेल से जोड़ते जाओ जहां तक आए। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि ए के बाद बी आए, ए के बाद सी आ सकते हैं, डी आ सकते, कुछ भी आ सकते, जरूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा क्या आना है, बस एंगल चेंज नहीं होने चाहिए, जोड़ते जाओ। तो देखो इसको यहाँ पे ले गए, ऐसे जोड़े, सबसे पहले ए, फिर उसके बाद बी ऐसा है तो बी, सी कैसा है हल्का सा नीचे है तो ये सी, और डी ऐसा है, ठीक है। इतना करें, बोलो क्या छूट जाएगा, क्या छूट जाएगा, अरे ये भी वही है, ये भी वही, पहले समझ लो फिर इकट्ठा लिखना। अब देखो 4 वेक्टर थे, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल अपन ने जोड़ी। अब देखो ये वाली टेल से ये वाले हेड को जोड़ना है। अब गलती इसमें क्या नहीं करना, गलती ये नहीं करना, देखो इतने, ये केवल इनको ऐड करना था, ये 4 वेक्टर दिए थे। अब अपना आएगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट को ऐसा मत कर देना, कभी भी रिजल्टेंट को साइक्लिक ऑर्डर में मत बना देना, जैसे ऐसे जोड़ रहे हैं तो रिजल्टेंट को भी यहाँ ले लो, ऐसा कभी नहीं बनाना। रिजल्टेंट बनेगा इस साइड से उस साइड, मतलब लास्ट वाली टेल से आके सबसे आगे वाला हेड, तो रिजल्टेंट कभी भी हाँ ऐसा बनेगा, ठीक है। रिजल्टेंट की टेल से टेल जोड़ेगी और हेड से हेड जोड़ेगा, कभी एक एरो एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। हाँ एक एरो, ये तो अपना रिजल्टेंट है ना, ये अपना रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट हमेशा ऐसे जोड़ना। ये सब के ऊपर वेक्टर है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, तो रिजल्टेंट अपन को ऐसा जोड़ना है। इसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या क्या बताना है इसमें, ये बताना है सबसे पहली चीज हेड से टेल जोड़ो, फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट की टेल से टेल और हेड से हेड जोड़ना चाहिए, मतलब लास्ट सबसे पहली वाली टेल से सबसे आखिरी वाला हेड जोड़ेगा रिजल्टेंट में। ये 2 चीजें बता देनी है, ठीक है। और पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, ये सारे वेक्टर में होता है, सारे वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड रहती है। ये कौन सा वेक्टर है, ट्रायंगल ऑफ, ये ट्रायंगल नहीं तो ट्रायंगल लॉ ही कहेंगे इसको। अगर हेड से टेल जोड़ी है
तो उसको ट्राइंगल लॉ कहते हैं। नॉर्मली कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे याद रखना जैसे बिल्ली चूहे की पूंछ पकड़ लेती है, तो बिल्ली का हेड, ये चूहे की पूंछ, बिल्ली चूहे का पूंछ पकड़ लेती है, इससे अपन को बिल्ली चूहा याद आ जाएगा। अब चूहे का मुंह ऐसा ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद कर लेना, ठीक है। ऐसा होता ना चूहा। चलो लिख गया। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। एक ट्राइंगल लॉ आ गया, ट्राइंगल लॉ के बाद होता है पैरेललोग्राम लॉ। देखो पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब पैरेललोग्राम लॉ असली वाला लॉ है। इसमें क्या करना है, असली में जैसा होता है टेल से टेल जोड़ना है या फिर हेड से हेड जोड़ना है, दोनों में आंसर सेम आता है। नहीं टेल से टेल ही जोड़ना है, हेड से हेड में उल्टा आंसर आ जाता है, फिर उसको 180 करना पड़ता है। अब देखो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड ऑन वेक्टर, ये सारे वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड रहती है। मतलब वेक्टर यहाँ बने तो उसको खिसका के कहीं भी ले जाओ, बस रहना इसका एरो ऐसे ही चाहिए। मतलब अगर ये वेक्टर है तो इसको खिसका के पूरे बोर्ड में ऐसे ही कहीं भी ले जाओ, ये अलाउड, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम लो क्या करेंगे, दो वेक्टर है, दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करके टेल से टेल जोड़ देंगे। पैरेलल शिफ्टिंग ऐसी होगी, ऐसी तो नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी पैरेलल शिफ्टिंग करके टेल से टेल जोड़ दिया अपन ने, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल से टेल जोड़ दिया, नहीं पैरेललोग्राम लॉ ही कहते हैं। अब देखो टेल से टेल जोड़ा, अब क्या करेंगे, दो एंगल मिल गए, अब इन दो की मदद से एक बनाना है पैरेललोग्राम। कैसे बनाएंगे, देखो इसके पैरेलल में एक इतनी बराबरी का ले लेंगे और इसके पैरेलल में एक इतनी बराबरी का ले लेंगे, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। मतलब पैरेललोग्राम मतलब ये दोनों साइड पैरेलल हैं और इक्वल है, ये दोनों भी पैरेलल हैं और इक्वल है, मतलब पैरेललोग्राम बन गया, इतना पता है। अब देखो इस पैरेललोग्राम का ये अपन ने ले ली, एक पैरेललोग्राम बनाना है तो अपन ने इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना दिया। अब इस पैरेललोग्राम को बनाने के बाद इसका जो डायगोनल रहेगा, डायगोनल भी कहाँ से लेंगे, टेल से, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल रहेगा वो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग करके अपन ने टेल से टेल जोड़ दी, फिर टेल से टेल जोड़ने के बाद दो साइड और कुछ एंगल मिल गया अपन को थीटा। अब इसकी मदद से अपन ने एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना दिया और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा, बड़ा वाला डायगोनल, छोटा वाला डायगोनल नहीं, बड़ा वाला जो डायगोनल रहेगा वो वेक्टर यानी रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ जरूर बताना कि जो रिजल्टेंट रहेगा उसकी टेल इन दोनों क्या कहते हैं, जो रिएक्टेंट कहते हैं, हाँ, दो वेक्टर की टेल से जोड़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी रिजल्टेंट उस साइड को नहीं रहेगा, दो एरो इस साइड को तो रिजल्टेंट भी इसी, हाँ, मतलब इसके रिजल्टेंट में ट्राइंगल लॉ में भी जब वो होता है क्या कहते हैं, जब रिजल्टेंट निकलता है तो टेल से टेल ही जोड़ती है, हेड और हेड से हेड जोड़ता है। और जब उसका प्रोडक्ट यानी जब वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो हेड से टेल जोड़ती है उसमें। अब देखो तीन हुए तो क्या करना है, एक मान लो तीसरा है ऐसा, ठीक है, सी ऐसा है। अब पैरेललोग्राम अपन को मालूम है दो से ही बन सकता है, ठीक है। पहले अच्छे से लिख लो फिर बताते हैं।
स्किल से बनाए। चलो देखो अब क्या बोला, इसमें अगर एक तीसरा जोड़ना होता तो कैसे जोड़ते। अब अपन को मालूम है पैरेललोग्राम तो 2 से बस, देखो पैरेललोग्राम बस 2 से बनते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को अपन ने जोड़ लिया, अब ये रिजल्टेंट मिल गया। अब जब रिजल्टेंट मिल गया तो इन दोनों को अपन मिटा सकते हैं, अपन को इन दोनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट अकेला रहता है ये इसके और इसके दोनों के बारे में बता देता है। रिजल्टेंट का यही तो मतलब है कि इसके और इसके बारे में बता देगा। तो जब रिजल्टेंट अपन को मिल गया तो इन दोनों को मिटा दें अपन। अब अपन ने क्या किया, पहले ए और बी को जोड़ा, एक रिजल्टेंट अपन को मिल गया, अब अपन ने इसको मिटा दिया। चलो नहीं भी मिटाया, अपन नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। केवल ये रिजल्टेंट को ले लिया अपन ने, तो वेक्टर लगाना भूल जाते हैं। देखो केवल इस रिजल्टेंट को ले लिया आर वेक्टर। अब इसमें ये सी का प्लस कर देंगे, सी कैसा है, नीचे साइड को है, टेल से टेल मिला दी, ये हो गया सी वेक्टर। अब क्या करना है, इसकी मदद से पैरेललोग्राम बना लो, और जो उसका वो रहेगा डायगोनल रहेगा वो क्या कहते हैं, ये क्या है? सी जोड़ा। ए बी कहाँ है? हाँ ए बी कहाँ है? ए बी का अपन ने रिजल्टेंट ले लिया ना, ए और बी को पहले प्लस कर लिया, जो रिजल्टेंट था उससे सी प्लस कर दो, सिंपल। इसको भी पैरेललोग्राम। हाँ अब इसका पैरेललोग्राम बना लो, यहाँ से ऐसा पैरेललोग्राम बन जाएगा। अरे ग्रुप पे आ जाओ। ग्रुप पे नहीं आया। बोलो ये वाला समझ में आ गया। भाई डांस की वीडियो आ गई। अरे वो सब हटाओ यार। मैम का डांस भाई, बच्चे देख, ये बच्चे तो देखो जे उधार है ये चल रहा है। कैसे नाच रहे बंद हैं। करो। कितने बच्चे अपने स्कूल पे? 150 इसलिए अरे बंद कर दे यार भाई, कोई तो आएगा ले लूंगा, चेंज कर दिया पासवर्ड और क्या बताना नहीं। बता दे। ला मुझे सुन काल उसका भी ले लो। इसके तो मेरे को पासवर्ड ही नहीं पता इसका। अब भी कॉल ले लो ले लो ले लो ले लो। पासवर्ड मेरे को पता है, उसका पता ही नहीं है। इसलिए इस बार पासवर्ड है। चलो बोलो ये समझ में आ गया। 3 को कैसे ऐड किया, पहले 2 को ऐड किया, जो रिजल्टेंट आया उससे तीसरे वाले को ऐड कर दिया, तो अपना आंसर आ जाएगा क्या। नहीं लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। लिख लियो भैया। किस लिए कितना टाइम लगता है लिखने में। ये वाला लिख लिया जब 3 रिजल्ट है तो 3 रिजल्टेंट वैसे नहीं आता, लेकिन लिख लो अब लिखना हो। नहीं लिखना नहीं आता। नहीं तुम लिखो, ध्यान बस रख लेना। नहीं तुम लिखो आप। अब देखो इसकी एक चीज देखो, जल्दी लिखो। कैसी अच्छी राइटिंग में, गंदी संदी राइटिंग में, लेकिन जल्दी लिखा करो। अरे पासवर्ड क्या है? भाई जो मैं बोलता हूँ पासवर्ड होता है, जैसे वो उनका बोला था उनका पासवर्ड किसने कॉल? नहीं दूसरे को तो बोलते ही नहीं बोलते। हाँ भाई। अब देखो क्या बोला था, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था वो केवल थ्योरी थी, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन केवल थ्योरी नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से न्यूमेरिकल आते हैं। तो अब ये बिल्कुल सिंपल है, जो अभी अपन ने कुछ देर पहले पढ़ा था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, a² + b² + 2ab cos थीटा, वो पैरेललोग्राम लॉ ही था, ठीक है। उसको अपन पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। मतलब देखो उसमें भी यही किया था, टेल से टेल मिलाई थी, एक को ये ले लिया था, एक को बी और बीच को थीटा ले लिया था। तो मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा, ये पैरेललोग्राम लॉ ही था, ठीक है। मतलब पैरेललोग्राम उसमें भी यही किया था, टेल से टेल मिलाई थी। मतलब टेल से टेल मिला के अपन मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं। मिलाने का तो दिया ही नहीं था। उसमें नहीं दिया था टेल मिलाने का, लेकिन अपन ने टेल से टेल मिलाई थी ना, मिली तो टेल से टेल थी कि एक 4 से इधर, एक 4 से इधर, मतलब जाएगी उधर, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कभी भी किसी का मैग्नीट्यूड निकालने आए, क्या करना है अपन को, टेल से टेल मिलानी है, बीच का एंगल अपन को पता रहेगा, उसके बाद
इस पैरेललोग्राम लॉ से अपन को मैग्नीट्यूड निकाल देना है। और ट्राइंगल लॉ से क्या करना है, ट्राइंगल लॉ की केवल डेफिनेशन समझाने को आएगी कि बताओ ट्राइंगल लॉ क्या है, तो डेफिनेशन समझा देना कि ये कैसे गया, हेड से हेड मिलाओ, फिर आखिरी वाले में टेल से हेड मिला के रिजल्टेंट कर दो, वो तुम्हारा ट्राइंगल लॉ। मतलब ट्राइंगल लॉ केवल थ्योरी है, पैरेललोग्राम लॉ थ्योरी भी है कि ऐसे पैरेललोग्राम बना के बीच का डायगोनल जो आता है वो तुम्हारा रिजल्टेंट रहेगा, और साथ में इसका फॉर्मूला भी है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। अब बताओ रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब जब अपन के पास इतना समझ में आ गया डायरेक्शन निकालने वाले कि एक मिनट रुके, फॉर्मूले निकल जाएगी। देखो अब हाँ समझ लो, जल्दी समझ लो। टाइम पास कर रहे हो क्या वो? अब देखो पहले अपने पास कार्टेशियन फॉर्म दिया रहता था। जब कार्टेशियन फॉर्म दिया रहता था तो अपन वेक्टर का जो यानी इसका जो क्या कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म रहता था। मान लो अगर इसका दिया रहता एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये अपॉन इसका मैग्नीट्यूड करके अपन डायरेक्शन निकाल लेते, लेकिन इसमें तो ऐसा दिया नहीं है। अब इसमें ऐसा दिया नहीं, तब अपन क्या करेंगे, क्योंकि देखो इसमें एक्स और वाई के बारे में बताया नहीं है, क्योंकि देखो इसकी नहीं यही नहीं करेंगे। देखो मैग्नीट्यूड तो अपन निकाल लेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें ये बी है, अगर अपन इसको एक्स ले लेते हैं, अगर इसको एक्स ले लेते तो ये वाई तो है नहीं, ये वाला वाई नहीं है, तो इसमें एक्स और वाई दिया नहीं है। अब एक्स और वाई नहीं दिया मतलब इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म्स में नहीं लिख सकते अपन, तो अपन अब इसका वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमने डायरेक्शन निकालने के दो फॉर्मूले बताए थे। या तो तुम वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर दो तो निकल जाता है आर कैप, नहीं तो अगर इसका एंगल पता हो तो उसको भी अपन डायरेक्शन कहते हैं। अगर एंगल पता है तो अपन को पता है एक फोर्स किधर लग रही है, एक वेक्टर किधर जा रहा है, बीच का रिजल्टेंट क्या होगा, तो बस अपन को ये बीच वाला एंगल निकाल लेना है। इस एंगल को कहते हैं अल्फा, ये एंगल निकाल लेंगे तो उसी एंगल को अपन डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। मतलब देखो कैसे निकालें, पहले देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है, फिर जो रिजल्टेंट निकला वो एक वेक्टर निकला। अब इस रिजल्टेंट का एक वेक्टर से एंगल ले लो, चाहे इस वाले से ले लो चाहे इस वाले से ले लो, तो इस एंगल को अपन कहेंगे अल्फा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया तक? अरे भाई ये रिजल्टेंट निकला, रिजल्टेंट का इससे एक एंगल बनेगा बीटा और इससे एक एंगल बनेगा, उसका नाम अल्फा। अब या तो बीटा निकाल लो या तो अल्फा निकाल लो, कोई भी एक एंगल निकाल लो। एक एंगल निकालने बताएंगे, एक एंगल निकालने के बाद बोल देंगे कि ये जो वेक्टर निकला, जो रिजल्टेंट आया है वो ए वेक्टर से बीटा एंगल पे है। भैया अगर बीटा निकल आएगा तो थीटा वो अल्फा भी तो उतने रहेगा जितना वो बीटा रहेगा। नहीं, अलग अलग रहेगा। क्या पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं रहता ना, ये दोनों साइड अलग अलग है। नहीं भैया ए और बी का रिजल्टेंट रहेगा, डिवाइड तो अलग-अलग सेम पार्ट में होगा ना? नहीं होगा। हाँ बोलो। ए और बी का जो रिजल्टेंट रहेगा वो 1:1 में डिवाइड करेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा तो नहीं बोला। उसका बीच ही का जो निकलता है रिजल्टेंट। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। बीच से निकलता है मतलब इन दोनों के बीच से, इतने एरिया से निकलता है, एग्जैक्ट बीच से नहीं निकलता, कहीं से निकलता है, कहीं से भी निकल सकता है। अब देखो ना, अगर एक फोर्स इधर लग रही इतनी बड़ी और एक फोर्स ऊपर लग रही इतनी सी, तो ये रिजल्टेंट ऐसा थोड़ी होगा, ये रिजल्टेंट तो नीचे के साइड झुका होगा ना, ऐसा कुछ होगा, है ना। मतलब देखो ये वाला एंगल कम रहेगा और ये वाला एंगल ज्यादा रहेगा, मतलब जिस साइड की फोर्स ज्यादा उसी साइड को रिजल्टेंट झुका रहता है। ठीक है, अब अपन को निकालना है, या तो अल्फा निकाल लो या तो बीटा निकाल लो, कैसे निकालोगे बस वो देखना है। तो कल एक फॉर्मूला कराए थे, देखो। अच्छा ये फॉर्मूला कराने से पहले, अच्छा नहीं है, पहले फॉर्मूला ही देख लो। कल हमने tan अल्फा बोला था, tan अल्फा। अब देखो अल्फा ये एंगल नहीं है, ये एंगल भी नहीं, अल्फा कोई भी एक एंगल है। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू b sin। अब देखो, हाँ अब इधर देखो, पहले ये अल्फा किससे जोड़ा है, अल्फा इसको लिए तो अल्फा बी वाले से जोड़ा है। अब अल्फा बी वाले से जोड़ा है मतलब अपन को बी की बात नहीं करनी, अपन को बात करनी है ए की। तो अपन बोलेंगे ए साइन थीटा, अल्फा इक्वल टू निकालना है तो अपन ए की बात करेंगे। देखो अल्फा बी से जोड़ा है, ठीक है,
तो जो साइन थीटा है उसके साथ ए को जोड़ना है, कॉस थीटा के साथ ए को मल्टीप्लाई करना प्लस बी करना है। ठीक है, अब अगर इसका बीटा निकालते, टेन बीटा निकालते तो sin थीटा नहीं, टेन अल्फा में टेन बीटा 20 साइन थीटा अपॉन बी cos थीटा b cos थीटा प्लस 3। ठीक है, मतलब ये देखना है एंगल किसके साथ जोड़ा है। एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा कुछ भी, जिसके साथ जोड़ा है उसकी बात नहीं करनी। अल्फा ए है ना, नहीं, टेन अल्फा अल्फा मतलब ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल। वही ठीक ना, है। पीछे देखो ये खुदा है। नहीं होता, अब वो काम आ गया। सिंपली इसका एंगल बताओ जरा आप। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों को प्लस किया तो अपना ये रिजल्टेंट निकला। इस एंगल को अपन ने ले लिया क्या ले लें, ये नीटा ले लिया। हमें बताओ इस एंगल का फॉर्मूला निकाल के बस बता दो बस। इस एंगल का इस एंगल का फॉर्मूला, ये जो पूरा एंगल है ये थीटा है, ठीक है। ऊपर वाले एंगल का फॉर्मूला निकाल के बता दो बस, छोटे वाले का छोटे वाले का। देख थीटा बता थीटा बी sin थीटा आ, नहीं a sin थीटा हाँ अपॉन हाँ। a sin थीटा प्लस b ए कॉस थीटा प्लस a बी, cos थीटा प्लस ठीक है। सही। ठीक है, बाकी सबको समझ में आया क्या बोला इसने। देखो ये वाला एंगल इससे जोड़ा है, इससे नहीं जोड़ा। अब इससे नहीं जोड़ा तो इसकी बात करो, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी। अब देखो यहाँ पे ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा को टेन थीटा मत कर देना कि ए से ए कट गया और साइन अपॉन कॉस को टेन लिख दिया, ऐसा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे बी एड है तो पहले इसका होगा उसके बाद उसका होगा, ठीक है। पूरी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो कल ही खत्म, तो रिवाइजा करा दिए, कल भी तो समझा दिए थे। अब बताओ ये वाली चीज़ भी क्लियर है। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कराता हूँ एक चीज़, ठीक है। ये लिख लो, जल्दी से लिख लो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो थोड़ा बेहतर भी दे बड़ा लगा के लाया। अरे मेरे को बड़े सपने में याद है कि मम्मी ने पैसे दिए जेब में रखा तो सो रहा था। अब देखो भैया लौटाने तो नहीं थे ना कुछ, नहीं बिना गिने रख लिए, ज़्यादा ना हो, ये देख रहे थे। कम भी हो सकते देखिए। देखो लिख लिया ना सबने। अब देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। मेरे भैया ये इसको फाइंड करने क्वेश्चन मार्क है। देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है कि एक वेक्टर अपन को दिया है। अब देखो ये वेक्टर ऑलरेडी रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कंसीडर करना है, रिजल्टेंट ले लो, या एक वेक्टर है। इस वेक्टर को इसकी एक्सिस के टर्म में रिप्रेजेंट करना। ये वेक्टर यहाँ पे है, मान लो बोर्ड में है, बोर्ड में मतलब प्लेनर है, इसको इसकी एक्सिस के टर्म में रिप्रेजेंट करने को अपन कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखो मतलब ये वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है। अब इसको अपन बोल दें कि एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस में कितना है। मतलब ये अगर यहाँ गया मतलब ये इसका और इसका एडिशन है, ठीक है। तो बस अपन को ये निकालना है कि ये एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस में कितना है। देखो
अब क्या, अगर एक्स एक्सिस में बहुत ज्यादा होता तो ये नीचे झुक जाता, वाई एक्सिस में बहुत ज्यादा होता तो ये ऊपर झुक जाता। ठीक है, तो अपन को एग्जैक्टली निकालने की एक्स में कितना होगा, वाई में कितना होगा। ठीक है, तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। नहीं ऐसा नहीं, इसको आर वेक्टर नहीं ऐसा अभी तक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उसके आगे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट बस ये देख लो। क्या करेंगे, पहले कोई भी ले लेंगे यहाँ से, मान लो ये ऐसा रखा है, एक बना लेंगे एक्स एक्सेस। ठीक है, बना लिया, एक्स एक्सेस बनाने को दे दिया, नहीं बनाते बड़ी कर देते, यहाँ से बना लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन ने एक स्ट्रेट लाइन ले ली एक्स एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंगल ले लिया थीटा, ये आर वेक्टर था। ठीक है, एक एंगल ले लिया थीटा। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा। इसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर है ना पूरा, तो इसका मैग्नीट्यूड केवल आर होगा। तो जो ये वाली रहेगी साइड, इस साइड को अपन कह देते हैं आर कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस वाले से एक 90 डिग्री का लेंगे, इस वाले से एक 90 डिग्री बना लेंगे। 90 समझ लेना इसको। ये अपन ने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक, अब ये 90 माइनस थीटा है तो इसको अपन cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा ही लेते हैं। ठीक है, ये बता दिए, यहीं से शुरू है। ठीक है, आर कॉस थीटा इसको ले लिया। अब ये इसको क्या लेंगे, आर कॉस 90 माइनस थीटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। एक एंगल ले लिया वो आर कॉस थीटा है, फिर 90 डिग्री में दूसरा एंगल ले लिया वो है आर कॉस 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो बताओ जरा, ये एक वेक्टर है आर वेक्टर, तुम ही लोग बताओ। ये अपन ने एक्स एक्सेस में ना लेके कहीं भी ले लिया, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा सा नीचे ले लिया, बीच का एंगल ले लिया थीटा। अब बताओ ये आर वेक्टर है तो ये वाला साइड क्या होगा, ये वाला साइड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर है। हाँ ये आर वेक्टर है तो इस साइड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलरली एक साइड ले लेंगे। तो ये वाला जो एंगल बचा, मान लो ये एंगल है बीटा, अगर एंगल है बीटा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, आर कॉस 90 माइनस बीटा। अरे आर कॉस बीटा, आर कॉस बीटा होता क्योंकि यही एंगल है। नहीं आर कॉस बीटा बस होता, देखो क्यों होता, नहीं अरे यार केवल बीटा होता ना, इसके और इसके बीच में क्या एंगल है तो आर कॉस बीटा। अब देखो बीटा की वैल्यू क्या होगी, इधर बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा। देखो ये जो बीटा है, बीटा की वैल्यू 9, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं आर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही चीज आ गई। बस ये बताना था कि अगर अपन को एक वेक्टर दिया है, उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड है, और यहां से अपन को एक दूसरा वेक्टर दे दिया और बीच में एक एंगल है थीटा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि इस वेक्टर का, देखो ये दूसरा वेक्टर नहीं है, ये गलती नहीं कही, ये दूसरा वेक्टर नहीं है, ये इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। अब हमने बोला कि ये एक्स एक्सिस में नहीं है, ये एक्स एक्सिस में नहीं है, इसका ये मतलब है ये भले ऐसा है ना, इसको अपन ऐसा टेढ़ा करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में कहला जाएगा। मतलब एक वेक्टर दिया है, एक थीटा दिया है, इसका थीटा की तरफ क्या कंपोनेंट है अपन उसको लेंगे, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। फिर एक 90 डिग्री में लेंगे आर कॉस 90 माइनस थीटा। समझ में आया, मतलब एंगल और एंगल के साथ अपन ने कंपोनेंट ले लिया। अब एक चीज सॉल्व करो जरा, लिख लो, नहीं पहले एक सॉल्व कर लो फिर इकट्ठा लिखना। देखो समझ लो, ये देखो एक कंपोनेंट है, कैसा ले लें, देखो एक्स वाई जेड एक्सेस है, 3 एक्सेस है। अब ये कंपोनेंट है, देखो ये एक प्लेन है, ये प्लेन का कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट है जेड एक्सेस में बाहर को निकला हुआ है। समझ में आ रहा है, ये कंपोनेंट बाहर को निकला हुआ है। इसको अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करें,
रुको बताता हूँ। भाग गया। लो ये समझ में आ रहा है ये क्या है? ये स्क्वायर क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। बोल दो। क्यूबॉइड कैसे रखा है ये अपन को दिख रहा है। फिर अपन ने इस वाले डायगोनल को इस वाले से नहीं जोड़ा जो प्लेन में था, इस वाले को इस वाले से जोड़ा है। समझ में आया? मतलब ये वाला जो रिजल्टेंट है तीनों एक्सिस में, इतना समझ में आया? देख के समझ में आ रहा है? ये जो रिजल्टेंट है तीनों एक्सिस में, प्लेनर तो नहीं है, 3D है। अब देखो इसको अपन कहेंगे रिजल्टेंट। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर कहाँ है? ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर हैं। ये रिजल्टेंट 3D है। अब देखो इसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? अल्फा। वाई एक्सिस से कितना एंगल है? बीटा। और जेड एक्सिस से कितना एंगल है? जेड एक्सिस से अच्छे से कैसे बनाए? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। गामा का साइन कैसे होता है? गामा मारेगा। हाँ, आसपास हो। नहीं देख देखो ठीक है, तीन एंगल बन गए। अब बताओ इस वेक्टर का इस एक्सिस में क्या कंपोनेंट होगा? आर अल्फा आर cos थीटा। आर कॉस अल्फा, क्योंकि इस एक्सिस से यहाँ पे अल्फा एंगल है, आर cos तो थीटा। ये बी एक्सिस में इसका कंपोनेंट होगा। देखो सबसे पहले इस वेक्टर को इधर देखो, इस वेक्टर को आर वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि आर का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में आई कैप प्लस आर वाई एक्सिस में जे कैप। आर जेड एक्सिस में के कैप। भैया ये जो सी वेक्टर रहेगा उसका आर cos माइनस आर हो जाएगा ना उसका कि आर कॉस गामा होगा ना, ये जब एंगल ही दिया है। अब देखो ये समझ में आ रहा है कि ये जो आर वेक्टर था आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप होगा। अब ये आर एक्स आई कैप क्या है? आर एक्स आई कैप है आर वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट। आर वाई कैप आर वाई जे कैप आर वेक्टर का वाई एक्सिस पे कंपोनेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बस अपन को ये कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो देखो आर एक्स आई कैप मतलब आर का इस एक्सिस में कंपोनेंट, तो आर का इस एक्सिस में क्या कंपोनेंट होगा? आर कॉस अल्फा। तो देखो इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, डायरेक्शन आई कैप लगाएंगे, प्लस आर cos बीटा डायरेक्शन जे कैप। आर कॉस बीटा डायरेक्शन जे कैप प्लस आर cos थीटा नहीं, आर cos गामा के कैप। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? मतलब अपन को ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन को 3 कंपोनेंट मिल गए। अब एक चीज देखो, 1 से 1 से 1 गामा ये वाई अल्फा बीटा गामा और एक और किसी ना थीटा थीटा आर कॉस प्लस आर कॉस गामा। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। इससे अपन को आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब तो जगह नहीं बची, अब नोट कर लो। करो। कोई फिजिक्स की एनसीईआरटी लाए है? फिर हाँ हाँ नो? हर्ष कहाँ गया है? हर्ष नारायण। नहीं भाई तू बाहर घूम रहा है कहीं। अच्छा राम अमन कट्टा। अमरकंटक नहीं गया है। अमरकंटक गया है। पहले उज्जैन गया था, फिर उसके बाद कहीं और गया है। अरे भाई वो ट्रिप पे गया है फैमिली के जो साथ। घूम रहा है। अच्छी ट्रैवलर ले ली एक बड़ी सी, उसी में घूम रहा है। हर्ष ने मतलब बुक करी बुक
बहुत दिन में किराए से भाई उसकी वो खुद की उसने परमानेंट खरीदी नामा इसकी फोमो की बना अरे भाई ये रेडीमेड से बनाते ही नहीं बनता। अपनी बना ठीक है हफ्ते के लिए कई सही ओम बना देगा। अब एक बात बताओ, आर से आर को काट सकते हैं कि नहीं? आर से ये सारे आर जो प्लस में है कॉमन लेके कॉमन लेके काट सकते हैं? गलत। लेकिन आप और में कुछ नहीं है कॉमन बस ले सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। देखो काटेंगे नहीं, इसमें क्यों नहीं काटेंगे? सिंपल से इसका फंडा ये है कि ये स्केलर नहीं है। स्केलर में अपन कॉमन ले लेते थे और काट देते थे, लेकिन ये वेक्टर है इसलिए वेक्टर में काटते नहीं है। ठीक है, तो ये गलती से भी काट मत देना। ये क्या परफेक्ट क्यों बना यार? मानना तो पड़ेगा। लिख लो जल्दी। फिर एक चीज बताएं, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सिखाया था ना? भैया रिजल्टिंग के ऊपर वेक्टर लगेगा। भैया मेरा भी इससे तो जा ही नहीं रहा। हाँ ये तो जा ही नहीं रहा मेरे ऐसे जाएगा ना मैं सीरियस अब तुमने ऐसा बना दिया वो ऐसा बीच से नहीं जाएगा। मेरा देखने मैं 2 सेकंड कर देता हूं। अरे दिखाना नहीं। लेना है भाई, मेरे को लिखना। अभी डायग्राम बना ले ले क्या? निकाल ले लेना शायद शायद लिखना बस है यहाँ पे। भैया एक हाथ से नहीं बनती, 2 हाथ से बजा लेता। अरे अभी हाथ गंदे। लेकिन सीधे आओ। मैं एक हाथ से ताली बजा लेता हूँ। कैसे बजा? थोड़ी और दिन को तो ना हो गया बजने में तो बजा दिया होता। मेरे से बसती कैसे कैसे? ये वाली नहीं, ऐसी वाली। नहीं वो सब खा जाता है ना तो चलो जल्दी जल्दी लिखो फिर सिखाएं। मजा आती है इससे बनती है उसको, जिससे नहीं बनती उसके लिए सजा है। तुम लोग नहीं देख पाया किसी ने मेरा पेन ले लिया था ना। बिना उंगली लगाए सरल पड़ती है। और सीढ़ी बजाना किसी को सीखना भी नहीं पड़ता, का ये अपने आप बनने लगता। उंगली वाली सीखनी पड़ती है। हाँ ये कर भाई, इसमें बहुत खराब लगता है। ये रिजल्ट है अब देखो, वही तो भाई पागल कैमरा में रिकॉर्डिंग चल रही है वहां पर वो आगे कैमरे में पूरे पापा को बताएंगे वीडियो वायरल हो गया था पूरे क्लास में। चलो देखो अब एक चीज, अभी से बता रहे दिन कुछ या बस कर। एक चीज बस देखो, देखो जब अपन ने प्लेनर स्ट्रक्चर देखा था
एक वेक्टर देखा था, ठीक है, ये कुछ ना कुछ होगा, ये मान लो अगर ये r है तो एक कुछ होगा आर एक्स आई कैप और बचा होगा आर वाई जे कैप। बोलो ये चीज़ ठीक है, कुछ होगा आर एक्स आई कैप, कुछ होगा आर वाई जे कैप। अब इस वेक्टर को अपन आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर था आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे, देखो देखो देखो, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे तो क्या करते थे, अंडर रूट यानी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स आर वाई कॉस 90 ये करते थे। देखो ये करते थे क्योंकि इन दोनों एक्सिस के बीच का एंगल होता था 90। तो अपना आंसर क्या आता था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये आता था। तो देखो इसमें अपन cos 90 करके बाद में 0 लेते थे। अब इसी एनालॉजी को बस अपन फॉलो करके यहाँ पे लगा देंगे। ये भी 3 एक्सिस है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है जैसे वहां पे थी। तो यहाँ पे भी यही कारण, जब इस मैग्नीट्यूड की बात आएगी यानी जब इस वेक्टर की बात आएगी, देखो ये वाला वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं ना, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप। अब इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप स्क्वायर। तुम लोग को 5 बजे बोला तुम लोग जल्दी आ जाते, अक्षय लोग की 6 बजे आते। ठीक है, कुछ नहीं किया, केवल एनालॉजी को फॉलो किया है। जैसे वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जो तीनों अलग अलग एक्सिस में है। इसलिए अपन कॉस थीटा वाले पूरे कंपोनेंट को 0 ले लेंगे। बोलो ये वाली चीज क्लियर है। लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं? आखिरी स्टेप बताओ जल्दी से, आखिरी वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं? क्या नहीं आया? क्या किया है उसमें? देखो आर एक्स आई कैप का स्क्वायर लिया, आर एक्स आई कैप ये था, मतलब अपन ने इसका स्क्वायर लिया। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिया। समझ गए? लिखो एज इट इज लिखो। इसी के नीचे लिखते चलो। हाँ लिखते जाओ। क्या अब अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला है ना, ये वेक्टर था, ये मैग्नीट्यूड है। अब बताओ मैग्नीट, अच्छा हाँ लिखो, पहले एक चीज बताते हैं फिर। तुम लोग जल्दी कहाँ जाते? तुम लोग 20 मिनट जल्दी आ गए। 5 बजे आना है, 5 बजे से पहले मैं नहीं छोड़ता। ये वही मैग्नीट्यूड है ना इसके नीचे वाला, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। उसका वो नहीं लगा। हाँ दोनों रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड की। हमारा नाम है रश्मि, उनका नाम अक्षय, इसका नाम है ओम, इसके भाई का नाम है साईं। सब पता है मेरे को। लिखो 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 जल्दी लिखो। हो गया? किस लिए हो गया? हो गया? बस यही लिखते हो यार। नहीं ठीक है, लिखने दे। अब लिखेगा नहीं का तू रखी। और भैया समझा दिए, खाए खत्म, भैया समझा दिए। आओ अरे कितने अब एक देखो, क्या बचपना करते हो यार तुम लोग। अब ये देखो जरा क्या करेंगे। देखो इसी के आगे अपन ने क्या किया, एक बात बताओ, ये यहाँ पे अंडर रूट है पूरे में, यहाँ पे कुछ नहीं है। एक काम करेंगे, अगर दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, करके देखो।
दोनों साइड अपन ने स्क्वायर ले लिए, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरे का स्क्वायर, जब पूरे का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। बोलो ये हो जाएगा, ये वाला स्टेप समझ में आया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, अब अपन काट देंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को, अपन ने सबको काट दिया, कट गया, कॉमन लेके काट दिया, एक ही बात है। अब बताओ यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ठीक है। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा होता है 1। होता क्या है? What is क्या होता है? क्या है मिटा दे। अब देखो मिटा देना, इतना समझ में आ गया। 3D वाला वैसे भी बहुत कम आता है, 3D में ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन टाइप से लिखवा दिया, इसको लिखवा लेना, समझ लेना। बाकी 3D में क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, क्वेश्चन वही वाले आते हैं 2 एंगल जो अभी पहले करा रहे थे, वो तो कुछ एक्स्ट्रा छूटे ना, इसलिए भी करा दिया। नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब नहीं आएगा समझ में। अच्छा ठीक है, इतना बस देखो, इतना बस देखो एक चीज, ये एक वेक्टर था आर वेक्टर, देखो ये वेक्टर था आर वेक्टर, एक कंपोनेंट था यहाँ पे थीटा, अपन ने थीटा के साइड क्या बोला था, इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, आर कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला क्या आया था, ये वाला क्या आया था, आर कॉस 9, आर कॉस, तो देखो आर कॉस 90 माइनस थीटा आया था। अब देखो एक चीज बस देखो, एक चीज बस देखो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, 0। अरे भैया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। नहीं इतना बस बता रहे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कभी, नहीं पढ़ी तो याद रख लो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन कॉस 10 90 माइनस, देखो ये आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने 10th क्लास में, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इतनी चीज याद रख लो कि ये जो r cos 90 माइनस थीटा है, इसको अपन r sin थीटा भी लिख सकते हैं, क्लियर है। मतलब अगर
मतलब अगर एक वेक्टर दिया है आर वेक्टर, ये दिया है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। क्लियर है? मतलब जिस साइड एंगल रहता है वो होता है आर कॉस थीटा, जिस साइड एंगल नहीं होता वो होता है आर साइन थीटा। बोलो क्लियर है? याद रहेगा? चलो ठीक है। जिस साइड एंगल नहीं हो, जिस साइड एंगल नहीं होता वो आर साइन थीटा, जिस साइड एंगल दिए वो आर कॉस थीटा, एंगल से चिपकी रहती है आर कॉस थीटा। ठीक है, इसका एक यूज बस देख लो, सिंपल सा। हाँ उसके बाद पक्का क्या? अरे देखो सिंपल सा यूज है इसका, बस इतना बस देख लो, भले लिखो नहीं समझ बस लो। अगर एक बॉक्स है, देखो इसका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज कहाँ था ये बस देख लो। एक बॉक्स है, अब अपन इसको घसीट रहे हैं, कायदे से अगर अपन को उस साइड लेके जाना है तो ऐसे घसीटना चाहिए, ठीक है, मतलब फोर्स लगानी चाहिए ऐसे अगर अपन को उस साइड लेके जाना है। लेकिन कोई पगला है जैसे प्रत्युष, तो वो यहाँ पे धागा लगा के ऐसे खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पे धागा लगा के ऐसे खींच रहा है। हाँ यही है, देखो देखो देखो। तो प्रत्युष क्या कर रहा है, यहाँ पे रस्सी लगा के ऐसे खींच रहा है। अब बताओ अगर इसके पास उतना ही ताकत है, इसके पास ताकत है 30 न्यूटन की, ठीक है, अगर 30 न्यूटन से यहाँ खींचता तो बॉक्स उस साइड ज्यादा तेजी से जाता, लेकिन वो पागल 30 न्यूटन से ऊपर खींच रहा है, तो अब कुछ कंपोनेंट इधर जाएगा और कुछ कंपोनेंट ऊपर भी जाएगा। बस अब देखो मूवमेंट किधर होगा, बेटा ये कैमरा से कुछ नहीं करना, देखो मूवमेंट किधर होगा, मूवमेंट तो बॉक्स का इसी डायरेक्शन में होगा, ये तो अपन को पता है, ऊपर तो होगा नहीं है ना, हवा में तोड़ने नहीं लगेगा, मतलब मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में। अपन को ये बस बताना है कि इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी। कैसे बताएंगे, अगर ये इसकी रस्सी यहाँ से थीटा एंगल पे है, अगर ये रस्सी यहाँ से थीटा एंगल पे है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, मतलब 30 कॉस थीटा, 30 कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 30 कॉस 30 क्या होता है, √3/2 इंटू √3/2, मतलब ये कंपोनेंट हो जाएगा 15√3, ठीक है, समझ में आया। मतलब ये 30 न्यूटन का फोर्स उस डायरेक्शन में लगा सकता था, लेकिन इसने नहीं लगाया, इसने ऊपर खींच लिया, तो अब उस डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा, 15√3 न्यूटन का फोर्स लगा है, जिससे उतनी ताकत से ये इस साइड नहीं खींच पाएगा, क्योंकि कुछ कंपोनेंट से वो ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। अब ऊपर कितने कंपोनेंट से जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे, 30 साइन थीटा, मतलब 30 साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, मतलब 15। क्लियर है इतना, मतलब 15 न्यूटन से ऊपर जा रहा है और 15√3 न्यूटन से आगे जा रहा है। हाँ नहीं खाते, नहीं अनुलंच नहीं खाते। तुम पंच खाते हो ना, कौन है? आ गया समझ में, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों कराया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों कराया, जिसमें इधर देखो, इधर देखो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों कराया, जिसमें मूवमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट पता चल सके या रिजल्टेंट का कंपोनेंट पता चल सके, ठीक है। और ये कौन लो हमने तुम्हें बेइज्जती करी थी ना, मिटा दो। नहीं नहीं वो बेटा मारी ध्यान नहीं, बहुत मारना किम्सले